सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अवाम के असासों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेतहाशा कर्ज लेने की वजह से मुल्क बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कर्जों का गलत इस्तेमाल होने से मुल्क का ये हाल हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उनका ये भी कहना था कि अदालत हुकूमत को कर्ज लेने से नहीं रोक सकती। नैब कानून में करप्शन की हद क्या होगी, इसका तयन कौन करेगा? मुआशी पॉलिसियों को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दौरान समाअत मजीद क्या रिमार्क्स दिए, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज। मोहसिन, आगाह कीजिएगा आज की समाअत में क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस केस की समाअत की है और नैब से 1999 से लेकर जून 2022 तक तमाम का रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अब तक कितने ऐसे करप्शन के केसेस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट तक सजाएं बरकरार रखी गई हैं। ये तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाए। इसके साथ साथ अब तक नैब कानून के तहत कितने रेफरेंस मुकम्मल हुए, जबकि ये जो कानून में तब्दीली हुई है इसके बाद कितनी तहकीकात मुकम्मल हुई, ये तमाम तर तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर ली है। आज होने वाली समाअत के मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि FATF ने हमारे कवानीन में नकायस की निशानदेही की। कवानीन में बेहतरी के लिए वो मयार अपनाना होगा जो दुनिया भर में अपनाया गया है। नैब तरमीम से जानबूझकर कानून में नकायस पैदा किए गए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि क्या नैब तरमीम मखसूस तबके को फायदा पहुंचाने के लिए की गई? अरबों रुपए करप्शन के 280 केसेस पहले ही वापस हो चुके हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स से आज होने वाली समाअत के मौके पर उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ माफियाज हैं, कि माफिया हैं भी और नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं किसी माफिया का नाम नहीं लेना चाहता। दुनिया में जायदाद और दौलत पर टैक्स लिया जाता है। ये सब वो नुकात हैं जो सियासी नोयत के हैं और पार्लियामान ने तय करने हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एहतसाब तंदुरुस्त मुआशरे और तंदुरुस्त रियासत के लिए अहम है। करप्शन दुनिया में हर जगह मौजूद है। नैब कानून में कुछ नकाइस भी मौजूद हैं। शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। और अब सवाल ये है कि 12 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे या नहीं। ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन मेम्बरान, चीफ सेक्रेटरीज, IG, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा इस इजलास में शरीक हैं। हुकूमती दरख्वास्त पर 16 अक्टूबर को इंतखाबात कराने या ना कराने से मुतालिक फैसला होगा। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। 12 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे या नहीं, इसका जवाब तलाश करने के लिए ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास इस वक्त जारी है। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ सेक्रेटरीज, IG, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा शरीक हैं। 16 अक्टूबर को इंतखाबात कराने या ना कराने से मुतालिक फैसला होगा। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च और धरने से निपटने के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। मुबैना ऑडियो लीक्स, साइफर गुमशुदगी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के दौरान सरकारी अफसरान को काबीना रूम से बाहर निकाल दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। शुरका को लॉन्ग मार्च पर वज़ीर दाखिला की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। फंड्स मुमकिन लॉन्ग मार्च और धरने में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मांगे गए हैं। वफाकी काबीना ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वफाकी काबीना ने साइफर गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक जारी तहकीकात पर भी गौर किया। सियासी सूरत हाल पर गौर के दौरान वज़ीर आज़म ने तमाम अफसरान को काबीना रूम से बाहर जाने की हिदायत की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए। इसहाक डार आलमी मालियाती फ़ंड और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना IMF से अहदाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त करेंगे। आलमी मालियाती फ़ंड से सैलाब के बायस इजाफी फ़ंड्स के लिए दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी बैंक हुक्काम से भी $2 अरब की जल्द अदायगी के लिए दरख्वास्त करेंगे। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ
منی لانڈرنگ کیس عدالت نے وکلاء کو کل تک بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ FIA کے وکیل نے بیان دیا کہ ایسے کوئی شواہد موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں براہ راست رقم جمع ہوئی یا نکلوائی گئی۔ FIA کی خصوصی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان پیش ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری مصروفیات کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے۔ عدالت نے شہباز شریف کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے دلال دیتے ہوئے کہا کہ کوئی شواہد نہیں ہے کہ ملک مقصود کے اکاؤنٹس شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے اثر و رسوخ پر کھولے گئے۔ بینکرز کو FIA نے کیس سے ہی نکال دیا۔ بینکرز گواہ ہیں نہ ہی ملزم۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے واضح کیا کہ منی لانڈرنگ کے الزامات کی تفتیش سابق حکومت نے کی اور سیاسی بنیادوں پر لوگوں کے بیانات لیے گئے۔ تفتیش میں کسی گواہ نے شہباز شریف یا حمزہ شہباز کا نام تک نہیں لیا۔ عدالتی استفسار پر FIA کے وکیل نے بتایا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رقم کا لین دین اور منتقلی شہباز شریف یا حمزہ شہباز کے کہنے پر ہوئی۔ FIA کے وکیل نے بتایا کہ گلزار مرحوم کا اکاؤنٹ بھی رمضان شوگر ملز کی انتظامیہ آپریٹ کرتی رہی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا تحریری طور پر یہ سب لکھ کر دے سکتے ہیں، جس پر FIA کے وکیل نے کہا کہ انہیں تحریری بیان دینے سے متعلق ہدایات نہیں ہیں۔ عدالت نے وکلاء کو بریت کی درخواستوں پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ نون لیگ نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف راولپنڈی کی عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ راولپنڈی کے سینئر سول جج غلام اکبر کی عدالت نے مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے غلط بیانی کر کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے۔ رانا ثناءاللہ کہیں روپوش نہیں۔ لیگل ٹیم نے استدعا کی کہ وارنٹ گرفتاری واپس لیے جائیں۔ عدالت نے درخواست کو اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ عدالت نے لیگل ٹیم کو رانا ثناءاللہ کا وکالت نامہ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ نام نہاد شہباز پیٹ نے 5 ماہ میں ہر چیز تباہ کر دی۔ کرپشن میں شہرت پانے والی شہباز پیٹ عوام کو ریلیف کی فراہمی میں ناکام ہے۔ سینئر وزیر میاں اسلم اقبال سے صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور دیگر سیاسی شخصیات نے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ کرپشن کے پیسے سے لندن میں خریدے گئے محلات کے مکین پھر لوٹ مار کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ عوام جاگ رہے ہیں، اب ان کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ کرپشن زدہ چہروں سے پردہ اٹھانے پر کرپٹ ٹولہ عمران دشمنی پر اتر آیا۔ عوام کے حقوق مجروح کرنے والے ٹولے کو اب جانا ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سیلاب کے باعث ملک میں فصلوں کو 529 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ سینٹ میں تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق سندھ کی فصلوں کو 394 ارب، پنجاب میں 82 ارب، بلوچستان 63 ارب، جبکہ خیبر پختونخوا کی فصلوں کو 17 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وقار علی سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، بتائے گا کیا تخمینہ لگایا گیا ملک بھر میں؟ جی بالکل، جیسے کہ سیلاب نے مختلف شعبوں کو جو ہے وہ شدید متاثر کیا، تو جو فصل تھی، جو کھڑی فصلیں تھی، اس کو بھی متاثر کر گئی، اور تقریباً پاکستان میں جو 40% فصلیں ہیں جن کی کل مالیت جو ہے وہ 529 ارب روپے کی بنتی تھی، اس کو شدید جو ہے وہ متاثر کیا، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ 394 ارب روپے جو ہے وہ سندھ، یعنی سندھ کی جو فصل ہے وہ تباہ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ پنجاب میں 82، جو بلوچستان ہے اس میں 63، KP میں 17، جبکہ آزاد کشمیر میں 1 ارب روپے کی جو فصل ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، سیلاب سے نقصان پہنچا، جبکہ مجموعی طور پر پاکستان کی جو 40% جو فصلیں ہیں وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تباہ ہوئی۔ جبکہ اس کے علاوہ جو اعداد و شمار شیئر کیے گئے اس میں جو سندھ کی 79% جو فصل ہے وہ تباہ ہوئی، بلوچستان میں جو 53%، جبکہ پنجاب میں صرف 15% جو فصل ہے وہ تباہ ہوئی۔ پیاز کی فصل کو جو ہے وہ 35 ارب، ٹماٹر کی فصل کو جو ہے وہ 13 ارب، جبکہ جو مرچ کی فصل ہے اس کو 16 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان پہنچا، جبکہ سندھ میں جو کھجور کی فصل ہے اس کو 23 ارب، گنے کی جو فصل ہے اس کو جو ہے وہ 23 ارب، جبکہ انار کی فصل کو جو ہے وہ 12 ارب روپے کا جو ہے نقصان ہوا، جبکہ جو وزارت کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ 11,58,000 سے زائد جو مویشی ہے وہ سیلاب میں جو وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کل جو ہے 50,98,000 جو ایکڑ زمین ہے وہ زیر آب آئی، جس کی وجہ سے وہاں پر کھڑی جو تمام فصلیں تھی وہ شدید متاثر ہوئی اور وہ فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ جی
कि फसलें तबाह होगी। नुकसान का जो तखमीना लगाया इंतहाई परेशान कुन है। वकार आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास खत्म हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब और केपी ने इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे दी है। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बाकायदा ऐलान करेगा। मतलूबा पुलिस फोर्सेज इलेक्शन कमीशन को फराहम करने के लिए तैयार हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये कहा गया तो फैसला होना है कि आया 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं या नहीं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आला सतह का इजलास तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन में। अब ये इजलास खत्म हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, बताइएगा कब तक फैसला सुनाया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया इस मामले पर। 16 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो शेड्यूल हैं और आज 11 अक्टूबर है। सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। जो उम्मीदवार हैं, जो हल्के के वोटर्स हैं, तमाम तर लोगों की नज़रें इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हैं कि क्या फ़ैसला होता है। इलेक्शंस अपने शेड्यूल के मुताबिक 16 अक्टूबर को ही होंगे या फिर उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्त की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज एक आला सतह का इजलास बुलाया जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबर्स, इसके साथ जो दीगर आला अफसरान हैं और चीफ सेक्रेटरी केपी, चीफ सेक्रेटरी सिंध और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत इन तीनों सूबों के IG हजरात, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा भी इस इजलास में शरीक हुए। तमाम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है उस पर ब्रीफिंग दी और इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट्स थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ मंगवाई थी, इसके साथ साथ इन तमाम आला अफसरान की जो ब्रीफिंग्स थी उसकी रोशनी में अब इलेक्शन कमीशन अपनी एक इंटरनल मीटिंग में तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला करेगा कि क्या इंतखाबात 16 अक्टूबर को मुमकिन हो पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ऑलरेडी शेड्यूल जारी कर चुका है उसके मुताबिक 9 कौमी असम्बली के हलकों में इंतखाबात 16 अक्टूबर को शेड्यूल हैं, जबकि 3 सूबाई असम्बली के हलकों में जो इंतखाबात हैं वो इन्हीं तारीखों में शेड्यूल हैं। इसके साथ साथ 23 अक्टूबर को सिंध लोकल गवर्नमेंट का दूसरा मरहला शेड्यूल है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपने अपडेट किया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि इस्लामाबाद के अहम केस फहद मलिक कत्ल केस का फैसला 6 साल बाद महफूज कर लिया गया है। फैसला 18 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रबानी ने वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। मकतूल बैरिस्टर फहद मलिक के वरसा की जानिब से एडवोकेट अकरम कुरैशी और जैन कुरैशी ने पैरवी की। मुकदमे में राजा अरशद, राजा हाशिम और नौमान खोकर नामजद मुलजिमान हैं। बैरिस्टर फहद मलिक को अगस्त 2016 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पाकपतन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में चौकी इंचार्ज शहीद और 2 अहलकार जख्मी हो गए। इस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। पाकपतन में थाना सदर के इलाके में डकैत गैंग लूट मार कर रहा था कि पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में इंचार्ज पुलिस चौकी फरीदकोट सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम शहीद हो गए। 2 अहलकार इमरान और आमिर जख्मी हुए। मुकाबला कई घंटे तक जारी रहा जिसमें 5 डाकू मारे गए जबकि 3 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग रुकने पर पुलिस ने मकई के खेत में सर्च ऑपरेशन किया तो डाकू मुर्दा पाए गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से एक और शख्स जान की बाजी हार गया। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 455 केसेस सामने आ गए। सिंध में 352 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि पंजाब में 325 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक डेंगू से एक और शख्स की हलाकत के बाद सूबे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 12,068 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। सिंध में 24 घंटों के दौरान 352 केसेस रिपोर्ट हुए जिसके बाद मरीजों की तादाद 13,299 तक पहुँच गई। पंजाब में भी मज़ीद 325 मरीज सामने आए। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 1,047 मरीज दाखिल हैं।